नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है, आपका 13 अक्टूबर है, ठीक है ना। और 13 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, अब डेली एक सेट पेपर करेंगे। तो ये जो सेट पेपर होगा पीसीएस 2024 का जो पेपर होना है आपका 7 से 8 दिसंबर को, ठीक है ना। उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो अभी आपके लगभग लगभग 50 प्लस से मतलब 60 प्लस मानो आप लोग, 60 प्लस से ज़्यादा समय बना है। तो हम डेली एक सेट पेपर करेंगे 150 क्वेश्चन का, और यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और यकीन मानिए अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे थे प्रीलिम्स का, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो ये जो मैं सेट पेपर करवा रहा हूँ ये पीसीएस मेंस का है, 2016 का पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो पहले 2016 पीसीएस मेंस के होते थे ना, तो वही मेंस के करा रहा हूँ। क्योंकि पीटी तो आप घटना चक्र पढ़ ही रहे हैं, तो मैं मेंस का फिर बात करूँगा। उसके बाद फिर आर मतलब जैसे भी होगा मैं अच्छे से अच्छे सेट पेपर को आपको कराता रहूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है तो किसको हैं, आपके इंद्र को हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें से 228 सूक्त हैं। इनमें इंद्र के लिए कितने हैं, 250 सूक्त हैं। अब ये जो है ना, इंद्र आकाशीय देवता के माने जाती है, तूफान तथा तूफान के देवता माना जाते हैं। पुरों को नष्ट करने के कारण इन्हें किस नाम पे जानते हैं, पुरंदर के नाम पे जाना जाता है। इसके बाद वरुण का स्थान आता है, ठीक है ना। वरुण दूसरे स्थान पर थे और इसमें दो आपने देखा होगा अग्नि। उसके बाद क्या आ जाता है, अग्नि। अग्नि का भी स्थान है और अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं आपके, 200। क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। सूत्रकाल महाकाव्य संगम काल से क्वेश्चन आया था। ये आपका शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है। देखिए काफ़ी बार पूछा गया है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, इलंगो आदिकाल है। देखो शिल्पाधिकारम संगम साहित्य का महत्वपूर्ण क्या है, महाकाव्य है। और इसके लेखक कौन है, कारिकाल का पौत्र इलंगो आदिकाल। एक चीज़ पूछा जाता है इसमें किसका किसका वर्णन किया गया है। तो ये देखो ये पुहार कावेरी पत्तनम में धनाढ़ व्यापारी कौन सा, एक कोवलन और एक उसकी सुंदर और अभागी पत्नी कन्नगी के बारे में इनमें उल्लेख किया गया है। तो इलंगो आदिकल में क्या है, आपने देखा कावेरी पत्तनम पर धनाढ़ एक जो व्यापारी था कोवलन और उसकी जो पत्नी है कनंगी के बारे में उल्लेख किया। इसके अलावा आपने देखा होगा इसी ग्रंथ में श्रीलंका के राजा गजबाओ फर्स्ट चेर जो नरेश हैं सेन गुट्टवन द्वारा कौमार देवी के कन्नगी मंदिर की स्थापना का उपस्थित था, हमने ये देखा है, ठीक है ना। श्रीलंका नरेश गजबाऊ फर्स्ट दूसरी ईस्वी में उत्तरार्ध में शासन कर आदि, ये सब इसमें बताया गया है। अगला देख लेते हैं तीसरा नंबर। बौद्ध अर्जुन से आपने देखा होगा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग रहित चक्र किया गया है। तो मृग रहित चक्र आपने देखा किसमें किया गया, प्रथम उपदेश में। देख लेते हैं इसका डिटेल। देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है ना कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में कब होता है, 563 ईस्वी में होता है। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम क्या था, ये कोली वंश की थी, महामाया था, ठीक है ना। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया सिद्धार्थ ने। और इसी ग्रह को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद 35 वर्ष तक ये कहाँ पे रहते हैं, बैसाख पूर्णिमा। तो जब ये 35 वर्ष तक क्या होता है, घूमते रहते हैं। और उसके बाद ये बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और ये पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं, 5 ब्राह्मण साथियों को देते हैं, ठीक। उसके तथा 483 ईस्वी में क्या होता है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जो ब्रह्मरहित घटना क्या है आपकी, प्रथम उपदेश है। चलो अगला देख लेते हैं। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था। तो कामरूप, कामरूप देखो असम का नाम है, ठीक है ना। कामरूप किसका नाम है, असम का। तो असम में वैष्णव धर्म का निर्माण किसने कराया था, आपने देखा होगा वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकर देव ने कराया था, ठीक है। ये उसकी डिटेल है। जैसे आपने देखा होगा इनका संदेश विष्णु तथा उनके कृष्ण अवतार के प्रति था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार था, ठीक है। जो शंकर देव थे ये पूछा जा सकता है मूर्ति पूजा और कर्म कांड। ये देखो मूर्ति पूजा और कर्म कांड दोनों के क्या थे, विरोधी थे। वे अकेले कृष्ण मार्ग वैष्णव संत थे, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। जल की आवश्यकता को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार झील में एक झील का निर्माण करवाया वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। एक चीज़ आप समझिए, गिरनार मतलब जैसे ये भारत हो गया, तो भारत में यहाँ पर गुजरात है, इसी को बोलता थे जूनागढ़,
ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त के समय यहाँ का जो मंत्री था उसका क्या नाम था, सुशास्प, तुषास्प, तुषास्प। और इसी के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, इसमें दिया होगा। ठीक है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने क्या किसका निर्माण कराया, एक झील का निर्माण कराया। गुजरात के गिरनार के अत्यंत झील जो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के जो प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया। ठीक है, जबकि अशोक के समय जो राज्यपाल कौन था तुषास्प, तुषास्प द्वारा करा लिया गया। एक इस झील में अनेक नहरें निकाली गई। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी क्या किया, योग शासक था, अपितु संचालक था। उसने जूनागढ़ अभिलेख नहीं है, आपने देखा होगा, रुद्रदामन का। उसने सौराष्ट्र पास में पर्णदत्त को राज्यपाल नियुक्त किया और आपने देखा सुदर्शन झील के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन आ जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ निर्माण किसने कराया, पुष्यगुप्त। और अशोक के समय इसका जो जीर्णोद्वार है, नहरें निकाली गई, वो तुषास्प द्वारा निकाली गई। अगला देख लेते हैं, गुप्तोत्तर तथा गुप्त काल। एक चालुक्य अभिलेख का अंकन शक संवत का 556 वर्ष दिया गया। इसका तात्पर्य क्या होगा, देखिए जो आपने देखा होगा जो 57 ईसा पूर्व है, ठीक है ना, उसके आगे 135 में शकों को पराजित करके जोड़ दिया था, तो 100 आप ठीक। तो अब एक चीज़ आप समझिए, इसमें कितना हो जाएगा आपका 634। क्यों, क्योंकि इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 78। शक संवत किसे कहते हैं आपके, 78 ईस्वी को। विक्रम संवत कितने को कहते हैं, 57 को। ठीक है ना, आ गया समझ में। हाँ चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति देखना है। बौद्ध, हिंदू तथा जैन कृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो कहाँ पर हैं आपके, एलोरा में। एलोरा में बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की और जैन धर्म की हैं। एलोरा बौद्ध, हिंदू तथा जैन कृत गुहाएं एक साथ विद्यमान। इन गुहाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 750 ईस्वी से 950 ईस्वी के मध्य क्या था, करवाया था। यहाँ पर बौद्ध चैत्य विहार, हिंदू मंदिर आदि के क्या हैं, वर्णन मिलते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया था, तो आपके किसने किया था, धर्मपाल। देखिए एक चीज़ आप समझो, ये बिहार है, तो बिहार में आपने देखा होगा 2 विश्वविद्यालय हैं, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला है। तो जो विक्रमशिला था उसका निर्माण तो आपने देख ही दिया कि राजा किसने कराया था, धर्मपाल। लेकिन यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कराया गया था, इसका ध्यान रखना। देखिए जो नालंदा है किस जिले में, भागलपुर जिले में है, ठीक है ना। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमादित्य नालंदा के समान ही ख्यात प्राप्त शिक्षा केंद्र रहा है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था, धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में करवाया था। अच्छा एक क्वेश्चन, चलो हाँ ठीक है ना, आ गया। चलिए, अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूं बख्तियार खिलजी ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय से संबंधित था, तो ये कौन था, नामदेव। वारकरी संप्रदाय से संबंधित कौन थे, नामदेव। वे कहाँ पे, महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी क्या हो, बंधा हो। ठीक है ना, तो ये किसने कहा था, आपके अकबर ने। क्लियर हो गया। हाँ, अकबर ने, देखो एक चीज़ समझिए, अकबर ने जो लड़के की आयु कितनी है, 16 साल, और 14 वर्ष से कम आयु लड़की की आयु शराब पीने पर आपने क्या कर दिया था, प्रतिबंध, काफ़ी सारी चीज़ें लगा दिया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय समकालीन भारतीय राजा था, तो कौन पता आपका, अकबर। एलिजाबेथ का जो कार्यकाल 1553 से 1603 है, 1603 में ख़त्म हो जाती है, जब अकबर कब ख़त्म होता है, 1605 में। ठीक है ना, तो ये जिन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 में, तो उस वक्त शासन कौन था, अकबर का शासन था। ठीक है ना, अब एक चीज़ आप समझिए, ठीक क्लियर हो गया। हाँ चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा था और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, वो कौन सा था, हरिविजय सूर था। ठीक है ना, देखिए इसमें भी देख लेते हैं। बादशाह अकबर जैन धर्म के विद्वानों का संपर्क में बहुत पहले आ गया था। क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज़ और समझिए। ठीक, हाँ बस एक मिनट। हाँ चलिए, हाँ
जैन धर्म के दरबार में बहुत पहले आ गया था। गुजरात में जो महान जो जैनाचार्य कौन है, हरविजय सूर को जैन धर्म का सिद्धांत समझने में क्या है, निमंत्रण देके बुलाया था। तो ये आपको आ गया किसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। जैन मुनि कौन थे आपके, हरि हीर विजय सूर। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था। एक चीज़ समझिए, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। और आपने देखा होगा ये हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और किसकी बहन थी, हुमायूं की बहन थी। इसका जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था और इसने हुमायूंनामा नामक एक ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में किया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए हुमायूंनामा कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। ये दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग इसमें बाबर के इतिहास में बताया गया था, दूसरा हुमायूं के हालात के बारे में बताया गया था। ठीक है ना। बाबर के बारे में तो बहुत विस्तार से नहीं लिखा था, लेकिन हुमायूंनामा का 3 हिस्सा बटा हुआ था। आ गया ना। पहला आपने देखा सिंधु से काबुल छोड़ने तक के बारे में बताया गया, कामरान को अंधा करने घटनाएं। दूसरे में काबुल विजय का जिक्र और तीसरे में हमीदा बानो बेगम ने उसे स्वयं बताए थे। क्लियर हो गया। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा ये औरंगजेब की क्या थी, बहनें थी। ये सब इसमें वर्णन किया गया है। आधुनिक इतिहास के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। 1856 में आपने देखा किसका शासनकाल था, डलहौजी आया था और डलहौजी ने राज झड़प नीति लगाया था। ठीक है ना। तो कौन सा सुमेलित है, तो इसमें 1856 में अवध का क्या किया गया था, विलय किया गया था। देखिए डलहौजी का जो कार्य था उसका व्यक्तिगत की नीति था, यानी कि राज झड़प गो धड़प नीति था। उसका मानना था राजाओं की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए दत्तक पुत्र की अनुमति है। ठीक है, दत्तक, परंतु गद्दी के अधिकार के लिए उसे अनुमति नहीं है। उत्तराधिकार के लिए निजी संपत्ति राजा की होती है। ठीक है, इस नियम बनाकर सबसे पहले उसने क्या किया था, 1848 में। ठीक है ना। जैतपुर एवं संबलपुर ये रटा होना चाहिए 1849। 1848, जैतपुर संबलपुर 1849। बघाट आपने देखा होगा कब है, 1850 में। 17 जैतपुर संबलपुर और बघाट याद हो गया ना, 1848, 49 और 50। उसके बाद उदयपुर आ जाता है। ठीक, उदयपुर आपने देख लिया कब है आपका, 1852 को। झांसी आपने देख लिया 1853 को। नागपुर आपने देखा 1854 को। और 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को मिलाया गया। जेम्स आउटरम रिपोर्ट के आधार पर इसको मिलाया गया था। तो 1848, 49, 50 17 जैतपुर संबलपुर। उसके बाद उदयपुर आपका 1852 में, झांसी 1853 में आ गया और नागपुर 1854, 1856 में कौन सा है आपका, अवध। तो आपने 17 देख लीजिए कब है, 1848 में। ठीक है ना। उसके बाद झांसी 1853 में आ गया। अगला देख लेते हैं 1857 से। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पर चलाया था, मैसूर में चलाया था। त्रावणकोट के दीवान जो थे वेलुथम्पी थे, इन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती जो खिलाफत थी आपने देखा ज्यादती थी, उसका नेतृत्व किया, जो आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में, जो उस वक्त कहाँ पर था, मैसूर राज्य में था। क्लियर हो गया ना। अगला देख लेते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। ये सूचियाँ बहुत आती हैं इस साल, बहुत आएंगी, बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए 16 नंबर है, रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने किया था, सूर्यसेन ने किया था। ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में आपने देखा होगा राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और जब बच गए चंद्रशेखर आज़ाद तो उन्होंने दिल्ली के कोटला हाउस में, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। किसने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने। पंजाब नौजवान सभा की स्थापना कौन करता है, भगत सिंह। आ गया समझ में। तो रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने किया, सूर्यसेन। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये किया आपके चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह। इसमें देख लेते हैं एक लाइन में, राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के क्या थे, निवासी थे। ठीक है ना। तो उन्होंने काकोरी, ये आपने देखा, उन्हें काकोरी ट्रेन डकैती का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक। अब देखो एक चीज़ आप समझिए, क्वेश्चन आ जाए साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया, 1927 में। भगत सिंह ने 1925 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। इनके द्वारा पंजाब नौजवान सभा का गठन किया गया था। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का श्रेय किसको है, मास्टर सूर्यसेन दा को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किया था।
याद हो गया। चलिए, तो ये पूरा पॉइंट याद रखना। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, HRA रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान पॉपुलर एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान सभा आपके भगत सिंह। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो आपने किसने किया? आपके श्याम कृष्ण वर्मा जी, ठीक है ना। लंदन इंग्लैंड में आतंकवाद का नेतृत्व कौन किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा, BD सावरकर, मदन लाल धिंगरा तथा हरदयाल ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यहीं पर भारत स्वशासन समिति की स्थापना की। ये पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? इंडिया हाउस के नाम से दिया। तो इंडिया हाउस 1905 आपने देखा किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। आ गया ना समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामले में किसको फांसी दी गई थी? पहली बात तो आपने देखा लाहौर षड्यंत्र मामला किसे कहते हैं। ठीक, जब साइमन कमीशन आता है तो लाला लाजपत राय को आपने देखा होगा, इन्होंने कहाँ पर सिर में गोली मतलब लाठी चलवाई थी। तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला देने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को धोखे से मार दिया था। ठीक है ना। धोखे में, स्कॉट को धोखे में किसको मार दिया? आपके सैंडर्स को, और उसके लीडर्स चरण सिंह को लाहौर में हत्या कर दिया। इसे क्या नाम दिया गया? लाहौर षड्यंत्र नाम दिया गया। तो लाहौर षड्यंत्र किसे कहा गया? आपने देखा होगा मारने गए थे किसको? स्कॉट को, लेकिन कौन मार दिया गया? सैंडर्स। ठीक है ना। सैंडर्स देखो, आपने देखा होगा ये भारतीयों से लगाव भी रखता था। ठीक है, सैंडर्स। और इस घटना को क्या किया गया? आपके लाहौर षड्यंत्र कहा गया है। इस कांड में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। क्लियर हो गया। कितने लोगों को? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए लाहौर षड्यंत्र का केस कब होता है? 1928 में। और किसको किसको फांसी दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसी में और आपका 3 लोग होते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है ना। ठीक, आ गया ना समझ में। अब एक चीज़ समझिए, काकोरी टेस्ट केस में भगत सिंह के साथ रामप्रसाद बिस्मिल तथा रोफन सिंह भी थे। इन लोगों ने HRA की स्थापना किया था, 1924 में किया था HRA की। और भगत सिंह 1925 में इन शामिल हुए थे। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? देखिए, मुंबई में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ना, ये किसने कराया था? DK कर्वे ने कराया था। आ गया। भारत में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए DK कर्वे ने 1905 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की क्या किया? स्थापना किया। MG रानाडे ने महाराष्ट्र को क्या बोला जाता है? धर्म सुधार क्या थे? राजनेता थे। ये पूरा लिखा जा सकता है। पंडित रमाबाई ने, आपने देखा होगा, पूना में महिला सेवा सदन की स्थापना किया था। तो DK कर्वे आ गए कि नहीं? मुंबई में आ गए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक इच्छा है या महत्वाकांक्षा है कि इसने शांतिपूर्ण अवसाद को भी इसमें सहायता करूं। ये घोषणा किसने किया था? तो ये घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। देखिए, कांग्रेस के नरम रुख और राजभक्ति होने के बावजूद भी जो सरकार को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। ठीक है ना। इसी भावना में आपने देखा होगा यहाँ पर थोड़ा नाराजगी हो गई। तो लॉर्ड डफरिन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में प्रतिनिधियों के उद्यान पर भोज किया, और बाद में डफरिन ने ही इसे राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा था कि जो कांग्रेस है, देखिए इसमें जो डफरिन है ना, इसके बारे में लिखना है। कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक सोच का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांगों को अज्ञात छलांग की संज्ञा दिया। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांति मृत्यु करने में क्या करूं? सहायता करूं, शांति मृत्यु में सहायता करूं। तो डफरिन ने क्या कहा था? सूझबूझ अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। और वहीं आपके जो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भैया कांग्रेस क्या है? पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है और उसे मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांति मृत्यु से मरने में क्या कर सकूं? सहायता कर सकूं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। एक चीज़ आप समझिए, इसमें काफ़ी बार इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसमें जो पहला ये वाला क्वेश्चन 21 नंबर, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? पहली बात तो आप ये समझो, जो असहयोग आंदोलन है, आपने कब देखा होगा? असहयोग आंदोलन जब चौरी चौरा हत्याकांड होता है, ठीक है ना, 5 फरवरी 1922 को।
तो यहाँ पर एक थाने में आग लगा दी जाती है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक, उसी के बारे में है। देखिए जो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। और चौरी चौरा के बाद गांधी जी 5 फरवरी को क्या कर इसे बंद कर दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में देखो आज़ाद उस वक्त उबाल था युवाओं में। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 ईस्वी में बारदौली के कांग्रेस कार्य की समिति की बैठक हुई और इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल इत्यादि ने गांधी जी को आंदोलन निर्णय वापस लेने के निर्णय से अपनी सहमति प्रकट की। डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए थे। देखिए एक चीज़ आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आ जाए निंदा प्रस्ताव किसने लाया था आपकी। ठीक, तो ये जो बैठक होती है आपकी बारदौली गुजरात में, वहाँ पर निंदा प्रस्ताव लाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बाकी अन्य हर चीज़ आपको याद होगी लेकिन डॉक्टर मुंजे ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, किस पत्रकार किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के पास में है, अंतर्गत है और हमें कसकर पकड़ते रहना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने आपके कहा था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। तो आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। देखिए जो स्वदेशी आंदोलन है ये कब लाया गया था आपका, बंगाल विभाजन के दौरान 1905-6 में। ठीक, आ गया 1906 कह सकते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। रौलेट एक्ट सभी को मालूम होगा 1919। इसी कारण तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जब सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तारी हो जाती है। असहयोग आंदोलन तो हमने ऊपर ही पढ़ा था 5 फरवरी 1922। ठीक, तो जो स्वदेशी आंदोलन है बंगाल विभाजन के दौरान जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी भी हुआ, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाए। घरों में चूल्हा नहीं जला, काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। तो इसी आंदोलन में क्या हुआ, वंदे मातरम को क्या किया गया था, गाना गाया गया था। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भैया जो कांग्रेस है ये क्या करती है, अंग्रेज़ों से अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाती है। चलिए अगला देख लेते हैं, नीचे पत्रिकाओं को एक सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से है। एनी बेसेंट से एक चीज़ समझिए, एनी बेसेंट आपने देखा होगा 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी और इन्होंने होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं किया था, एक न्यू इंडिया, एक कॉमनवेल्थ। आ गया ना समझ में, कहीं डाउट तो नहीं है। तो न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र हैं वो किसके हैं, आपके एनी बेसेंट के हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 26 नंबर। ठीक है, नीचे दी गई सूची दी गई है, इनमें से नामोल्लेख करिए जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकार बनाई गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपने देख लिया, ये कब शुरुआत हुई आपके 1942 में। तो यहाँ पर अन्य जैसे ये भारत है तो भारत में 42 में महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है आपका भारत छोड़ो। तो इसके समानांतर जो भारत में अन्य जगह जगह पर भी भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए गए थे। तो इसमें देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। जैसे बलिया में आपने देखा चित्तू पांडे 1942 में ही क्या समानांतर सरकार की स्थापना किया। तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। सतारा ये सबसे लंबे समय तक 1943 से 1945 तक चलने वाला सबसे क्या था, समांतर सरकार था। इसके नाना भाई पाटिल, YV चौहान और आपने देखा इसके आदि प्रमुख नेता थे। तो 3 जगह पर था, सतारा, उसके बाद आपने देखा बलिया और आपने देखा तामलुक, ये आपके पश्चिम बंगाल में। 1942 यहाँ पर बलिया में चित्तू पांडे, 1942 बंगाल में आपने देख लिया, तामलुक मिदनापुर में ये जातीय सरकार थी और सतारा में आपने देख ही लिया, ये सबसे लंबे समय तक थी सतारा महाराष्ट्र में, नाना पाटिल ने। अगला देख लेते हैं, मिलाने के लिए आते हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ये पूरे याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27,
नीचे दी गई सुमेलित करिए और यहाँ पे कूट करना है। तो दल कौन सा है और संस्थापक, तो आपने देखा आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना अल्लाह बख्श ने किया था। खासकार पार्टी आपने देखा अल्लाला मशरिकी ने किया था। खुदाई खिदमतगार खाल अब्दुल गफ़ार कर, ये पहले सबको याद होगा। तो आपने देखा ये सी और सी, ये बहुत पूछा गया। और कृषक प्रतिभा पार्टी फजलुल हक, तो ये वाला आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर आपका मिलाने के लिए आ गया। देखो ये मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको बढ़िया से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जो आपके सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना है। तो आंदोलन है यहाँ पर व्यक्ति, खिलाफत आंदोलन ये आपके अली बंधुओं ने किया था। अली बंधु जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अली, अजमल अली, हसरत मोहानी के नेतृत्व में 1919 में चलाया गया था। होम रूल आंदोलन आपने देखा 1916 में चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने देख ही लिया है आपका, वो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसी में दांडी यात्रा का वर्णन मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपने देख लिया, कौन है आपके, नाना पाटिल। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो खिलाफत आंदोलन 1919 में था और उसके बाद इसमें शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल अली आ गया। एनी बेसेंट आ गया, होम रूल सोसाइटी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था। और उसके बाद आपने देख लिया आ गया ना भारत छोड़ो आंदोलन की, तो सतारा महाराष्ट्र में जाती से नाना पाटिल उसके आंदोलन में आ गया। नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए उनको तथ्यानुसार उनके क्रमबद्ध कीजिए और उनमें कूट कर अपना सही उत्तर बताइए। देखिए इसमें आपने ध्यान दिया होगा, पहले कौन आता है, महात्मा गांधी ने कब किया था, 1924 में, ठीक है ना। देखिए सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1924 में 39वें अधिवेशन में, बेलगाम होता है, बेलगाम अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जब महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, ठीक। और उसके बाद देखा होगा 1925 में आपने देख लिया सरोजनी नायडू, कानपुर में आपने देख लिया, ठीक, कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी 39वें में। 1929 में आपने देख लिया कौन है आपके, जवाहरलाल नेहरू। और चौथे नंबर में आपने देखा होगा 1930 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 1931 आ गया ना पहला, उसके बाद 1924, 25, 1929 और 1931 आ गया समझ में। तो ये पूरा ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे से। चलिए भारत का भूगोल देख लेते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन आए और 30 क्वेश्चन में आप बिल्कुल अच्छे से इनको रीड कर लेना। अगर मेरी आवाज़ स्लो हो कुछ तो फिर आपने ध्यान रखना, उसको स्पीड से बढ़ाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझाते हुए चल रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से सब आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। ये 2016 का मेंस का मैं करा रहा हूँ, जो आपके पास उम्मीद है कि उसको मेंस का पूरा आए पैटर्न। इसमें देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर नदियाँ आपकी कहाँ पर गिरती हैं, आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है, यहाँ पर आ गई, ये प्रायद्वीप हो गया। नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से बिल्कुल सही है, नर्मदा ताप्ती यहाँ पर आती हैं, तो आ गया ना समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौवा की खेती का सर्वाधिक भाग कहाँ पर, कौवा मतलब कर्नाटक में। विश्व में अगर बात करें कौन सा है, ब्राज़ील, और ब्राज़ील में सेंटोस बंदरगाह है। ब्राज़ील में कौन सा है, सेंटोस बंदरगाह है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पर कौवा खेती कहाँ पर होती, कर्नाटक में। काफ़ी की 2 प्रजातियाँ अरेबिका और रोबस्टा, 68% भाग में अकेले खेती की जाती है। अगला देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से वनाच्छादन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कहीं आपका दे रहा है एमपी, नहीं दे रहा तो यहाँ पर मणिपुर आ जाएगा, लेकिन इसका हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, चूँकि 2013 का इसमें दिया हुआ, ये पुराना है तो इसमें इसको रहने देते हैं। कौशल किस फसल की प्रजाति है, तो कौशल आपके मूंगफली की क्या है, प्रजाति है, ठीक है ना। कौशल मूंगफली की प्रजाति है। मूंगफली का महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। आ गया ना समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं। भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी पाई जाती है, तो सफ़ेद मक्खी से पाई जाती है। भिंडी में आपने देखा होगा उत्पत्ति स्थल कहाँ से, अफ्रीका में माना जाता है, ठीक है ना। गर्म और उपोष्ण जलवायु क्या है, उपयुक्त होती है। अगला देख लेते हैं। सेब की फलिका लाली का कारण क्या है,
आपने देखा इसमें जो सेब है, सेब की फल में जो लालिमा आ जाती है वो एंथोसाइनिन के कारण आ जाती है। लाली एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, लाली आ जाती है। ठीक, अगला देख लेते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू एक गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति को निर्यात प्रभावित करती है। तो आपने देखा होगा अल्फांसो आम था, स्पॉन्जी टिश्यू इसमें निर्यात प्रभावित हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक, हाँ, शक्ति जिसमें राज्य और आपके उसका नाम दिया है परियोजना का। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर में तो आपके सीधा सीधा कर सकते हैं सलाल परियोजना। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहाल परियोजना, ये कौन सी नदी पर है, आपके चिनाव नदी पर। देखो इसमें लिखा भी है चिनाव नदी। कर्नाटक में आपके शरावती नदी है, ये आपने देखा हो, यहाँ पर जोग जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा है, सीधा गिरने वाला 255 मीटर में आ जाता है। उसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र में आपने देख लिया कोयना जलप्रपात है, कोयना नदी पर है। कोयना, भीमा, मूसी, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और उत्तराखंड में आपके क्या है, टेहरी आ गया। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। अगला देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है आपका, नेल्लौर। नेल्लौर सुमेलित नहीं है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए क्या है, जाना जाता है। बिल्कुल सही है। राखा आपने देख लिया, राखा क्षेत्र झारखंड में है और उड़ीसा के बीच 140, यहाँ पर क्या है आपके तांबा उत्पादन के लिए हो जाता है। आंध्र प्रदेश में आपने देख लिया विशाखापट्टनम कुडप्पा जिले में पाया जाता है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, बिलासपुर, यहाँ से अयस्क के भंडार होते हैं। ठीक, आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो जो नेल्लौर है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। नेल्लौर कहाँ पर है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और ये अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है, अभ्रक उत्पादन के लिए, ना कि आपका कि कहीं किस उत्पादन के लिए है। ठीक, हाँ, अभ्रक उत्पादन के लिए है ये। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़े कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ पर है, आपके झारखंड में है। ठीक है, कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ पर है, आपके झारखंड। उसके बाद उड़ीसा हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका एमपी हो गया। अगला देख लेते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से सही उपयुक्त सुमेलित करिए। देखिए जो तांबा है राजस्थान के खेतरी में पाया जाता है, खेतरी के झुंझुनू जिला में आपके हो गया। गैस प्लांट औरैया आपने देख लिया होगा। ठीक, औरैया उत्तर प्रदेश में है। कोरबा आपने देखा है छत्तीसगढ़, ये आपने देख लिया। और यहाँ से एल्यूमिनियम होता है। कोरबा कहाँ पड़ता है आपका, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है आपके, छत्तीसगढ़ में। ठीक, हाँ। उसके बाद आपने देखा पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है ना वो कहाँ पर है, आपके कोच्चि रिफाइनरी आ गया। तो ये मिलाने के लिए आपका कॉमन सेंस लग जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट देखिए यूरेनियम का समकक्ष का अयस्क माना जाता है और ये आपके केरल में पाया जाता है। मोनोजाइट एक परमाणुविक खनिज अयस्क है। ठीक है ना, यहाँ पर थोरियम, यूरेनियम, सीरियम आदि का क्या रहता है, मिश्रण रहता है। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिए, इसमें से जो बताया गया है आपका कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक चीज़ समझिए, जो हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, ये एक राष्ट्रीय जलमार्ग। नासिक पुणे मार्ग हो गया 50। दुर्गापुर, जो हैदराबाद है दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ये देखो मुख्यालय गलत दिया हुआ है, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। देखो एक चीज़ समझो, मुख्यालय याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ और ये बहुत आसान है। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा रीजनिंग, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है ना, तो एक चीज़ समझो, मैं इसे बड़ा बना ले रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मुख्यालय आपके गलत नहीं होंगे। ये देखो उत्तर है ना, तो ये उत्तर है, यहाँ पर भी ये उत्तर था ना, ये उत्तर है। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आ जाए तो क्या कह देंगे हम लोग, नई दिल्ली। ठीक है ना, ये देखो दक्षिण है, यहाँ पर भी आपके दक्षिण था। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया, चेन्नई। याद हो गया ना दो। ये देखो पूर्व है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया, कलकत्ता, कोलकाता, ओ सॉरी, हाँ, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया, कलकत्ता। और यहाँ पर देखो पश्चिम आ गया, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया, मुंबई। और मुंबई कौन सा है, चर्च गेट। चार याद हो गया आपको। और ये जो चारों में मध्य करता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल मुंबई। तो क्वेश्चन आ जाए मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, मुंबई।
उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, और यहाँ पर क्या है, मध्य रेलवे का क्या है, मुंबई। ये देखो ये उत्तर आ गया, उत्तर मध्य रेलवे, यहाँ ये उत्तर है ना, यहाँ पे मैं कट कर दूँ उत्तर मध्य आ जाएगा। तो उत्तर मध्य रेलवे कौन सा है, प्रयागराज। ठीक। ये दक्षिण है, दक्षिण मध्य रेलवे, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सिकंदराबाद। ठीक। ये देखो ये पश्चिम है ना, पश्चिम मध्य रेलवे, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा है आपका, जबलपुर, जबलपुर। और ये देखो पूर्व है, पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पे कर देंगे हाजीपुर। ये भी आना पड़ता है, याद हो गया। अब देखो ये वाली दिशा, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में नॉर्थ और वेस्ट आ गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जयपुर। तो क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो गया, जयपुर। ये उत्तर है, ये पूर्व, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो गया आपका, गोरखपुर। ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में 3 है देखो। और यहाँ पर ये पश्चिम है, ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या, हुबली। और हुबली कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है ना, हुबली कहाँ पड़ता है आपके, कर्नाटक में। अब एक चीज़ समझो, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता हो गया। यहाँ से अगर कट करते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या हो जाएगा आपका, बिलासपुर। देखो एक चीज़ और बता दूं, अब जो स्टेशन है विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कर्नाटक के हुब्बली जंक्शन में आ गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 8। पहले गोरखपुर था, ध्यान रखना। तो ये आ गया ना समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, विश्व भूगोल। तो यहाँ पर मिलाने के लिए दिया गया ग्रह। ग्रह कौन सा है आपके, देखा होगा, सबको याद होगा, यूरेनस। उपग्रह तो सभी को मालूम होगा क्या है, चंद्रमा। पुच्छल तारा आपने देख लिया, कौन सा है, हाइली। कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, मेराइन। आ गया समझ में। ग्रहों की संख्या कितनी, 8। चलो अगला देख लेते हैं। जब भारतीय मानक यामोत्तर पर कितना है, अर्धरात्रि का समय हो और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस पर यामोत्तर होगा, तो आपने देख लिया ना, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, 172 अंश। ठीक। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, जो हमारी मानक समय रेखा है वो आपकी कितना है, 82.5 अंश है। ठीक, आ गया। एक अंश में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। ठीक, एक अंश में 4 मिनट होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब 12 बजा है, तो यहाँ पर जब 6 बजा है तो 6 आगे करेंगे, तो 6 इंटू 15 छक्का 90 कर देंगे, और 90 किस में जोड़ देंगे, 82 में, तो कितना आ जाएगा, 172। अगला देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली थी, तो किसको मिली थी, आपके न्यूयॉर्क को मिली थी। ठीक, आपने देख लिया ना, विश्व का न्यूयॉर्क आ गया समझ में। चलिए न्यूयॉर्क आपके मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ये घास के मैदान दिया गया है। तो देखो डाउन्स आपने देखा होगा, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज यूरोप में, सेलवाज ये आपके ब्राज़ील वगैरह में, और टाइगा आपने देखा होगा ये कहाँ पर है, आपके ऊपर है, यानी कि सर्दी वाले में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं था, डाउन्स। ये उष्णकटिबंधीय में नहीं आता, उपोष्णकटिबंधीय में आता है ये, तो इसको हटा दे, डाउन्स क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है आपके। ठीक है ना, डाउन्स कहाँ पर है, आपके ऑस्ट्रेलिया में। अगला देख लेते हैं 47 नंबर। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिम हवाएं साल भर चल कर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में बहती हैं, आ गया, ए सही है आपका। देखिए पश्चिमी यूरोप बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। इस क्षेत्र में स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। इन देशों की प्राकृतिक स्थिति मौसम के प्रभाव से ऐसा होता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन से सही है। तो आपने देखा होगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल में ओजोन परत की पहला दूसरा, आयन मंडल में पृथ्वी का आ गया, मध्य मंडल में ज्योति ध्रुव नहीं होता है, आपने देखा होगा। इसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, गलत है। ये आपके बहिर्मंडल में होता है, और एरा बेरिलियस की घटना है वो दिया हुआ है। ठीक।
ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिकतम दर वाला। देखिए हमें क्या करना है, 2011 का देखना है, ठीक। तो आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर 2011 वाला दिया है। वर्तमान 2011 में जो जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सा है, दादर नागर हवेली में है, ठीक। अगर राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश के 20.2 है, जैसे मेघालय सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला राज्य है। क्लियर हो गया। 2011 में 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग का सर्वाधिक घना घनत्व है। तो इसमें हमें देखना होगा 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1028 जनघनत्व के साथ दूसरे स्थान पर है और बिहार में 1106 सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसमें है, लेकिन 2011 में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति हैं, जैसे देखो इसमें दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं साक्षरता दर में उनके क्रम को लगाना है। तो इसमें हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे, ठीक है ना। 2011 की जो जनगणना है इसमें देखो क्वेश्चन हमें समझना है। केरल में साक्षरता दर कितने परसेंट है आपकी, 94.0% है। केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मिजोरम में आ गया, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र आ गया। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, 94% केरला की, मिजोरम, गोवा और आपके महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से राज्यों में भारत में कुल पोलियो से प्रभावित जनसंख्या में 82% निवास करती है। तो ये आपके कहाँ पर पड़ती है, उत्तर प्रदेश। पोलियो कहाँ से फैलने वाली बीमारी है, आपकी पानी से फैलने वाली बीमारी थी, लेकिन अब भारत पोलियो मुक्त कब बनाया गया है, 2014 में। 2014 में भारत पोलियो मुक्त बनाया जा चुका है। अगला देख लेते हैं गारो खासी, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कौन सी है। तो आपकी कौन सी है, मेघालय में पाई जाती है। यहाँ पे पहाड़ियाँ भी है, गारो खासी जयंतियाँ। अगला देख लेते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन सा अंग भारत में सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता है। तो हमें 2011 का देखना है, इसका डिटेल देख लेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, तो सब ओल्ड ईयर उठा करके उन्हीं को अपडेट करता है, ध्यान रखिए। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है। 37.71 शहरी है और 83.34 है। तो अब आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया। तो इसमें कौन सा आपने देखा होगा कि भारत की कितनी नगरीय प्रतिशत जनसंख्या प्रदर्शित करती है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या आपकी शहरी है, तो 31.2% शहरी है और 68.8% क्या है, ग्रामीण है। अर्थात अगर हम बात करें प्रतिशत में तो 31.2% ये शहरी हो गया। और आपने ध्यान दिया होगा ग्रामीण कितनी है, 68.8%, ये 31 है, ठीक है ना, 68, ये आपके ग्रामीण जनसंख्या हो गई। क्वेश्चन आ जाए भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है, 68, शहरी जनसंख्या 31% है। अब माना जाता है कि ये 33% बढ़ कर के हो गई है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक हैं, तो ये सभी के लिए उपयुक्त, सभी के लिए हैं ये, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य है। सबसे नगरीकृत वाला राज्य अभी हम देख लेंगे, ठीक। कौन सा है आपका, गोवा। देखिए 2011 में भारत की सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा। तथा हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरी वाला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ये हो गया, गलत। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें पढ़ना, यही सब क्वेश्चन आएगा अभी, चूँकि 2021 का लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है, जनगणना चल ही रही है, आप देख ही रहे हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शहरीकरण के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ करके, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन। भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है, बिल्कुल सही है। भारत में शहरी जनसंख्या का शानदार वृद्धि अभी तक बड़े शहरों से, बिल्कुल सही है। भारत में सभी क्षेत्रों में शहरीकरण समान नहीं, भाई समान कहाँ होता है, कभी आसमान कभी ये आ गया ना, सभी समस्याएं हैं, ठीक। भारत के बीमारू राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा, बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में क्या है, भिन्न रही है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। तो कहाँ की है, अमेरिका की है, ठीक है, बाकी इन सब की कम है। भारत की कुल जनसंख्या से आपने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ठीक। अगला देख लेते हैं पार्टी से जो क्वेश्चन आए हैं,
नागरिकता मूल अधिकार वाला। निम्नलिखित राज्यों अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। देखिए जो नागरिकता है, अगर नागरिक पूछा जा रहा है तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी सभी अधिकार किसको प्राप्त है, विदेशों को प्राप्त है। आ गया। तो आपने देख लिया कौन कौन से अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं। तो विधि के समक्ष समता किसका है, आर्टिकल 14 का है। भेदभाव आपने देख लिया, हाँ हाँ, भेदभाव का अधिकार हो गया, तो भेदभाव आ गया। तो यहाँ पर देश भर में प्रमाणिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। भेदभाव मतलब आपने देखा अस्पृश्यता, छुआछूत वाला 17 आ गया। चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी आर्टिकल 19 में है आपका, ठीक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपलब्ध नहीं है। देखो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक, ये 15 हो गया, 16, 19, 29, 30 आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ 15, 16, 19, 29, ठीक। व्यक्ति भेदभाव आर्टिकल 15 में है, चुनाव का अधिकार आर्टिकल 19 में है। अगला नंबर देख लेते हैं 60 नंबर, 60वां का पहला कर दीजिएगा एक ऑप्शन। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। तो आपने देखा होगा न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। लेखानुदान संघ को अनुमति प्रदान करता है, तो किसका है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित नीति के लिए समय निकालने के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 63 नंबर, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा निर्मित की गई है। तो कौन सा है, मरणोपरांत संपदा शुल्क आ गया। अगला देख लेते हैं, ठीक। देखिए इसमें पूछा जाता है जैसे संघ में कौन कौन से हैं, समवर्ती सूची। तो संघ में कौन सा है, सीमा शुल्क हो गया, निगम कर, आयकर, ये सब है। जिन राज्यों का अधिकार है तो जैसे स्टाम्प शुल्क, ये आ गया पूरा। अगला देख लेते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। तो गोलकनाथ केस में किया था, ठीक है ना। गोलकनाथ केस में क्या किया था, पंजाब को उसकी शक्ति को सीमित किया था, ठीक। आ गया ना समझ में। अगला देख लेते हैं, और इन्होंने मूल अधिकार को संशोधन की सीमा, यानी मूल अधिकारों को बताया गया था आपने, ठीक। अगला देख लेते हैं, भारत की न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं का क्या है, थैला, दोनों सही है, न्यायिक पुनरीक्षण से सीमित है। आ गया समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं, हाँ, मुख्य आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो मुख्य आयुक्त को जैसे आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तो इसमें कर देना बी ऑप्शन। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ गया, अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं इकोनॉमी। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, आपने देखा 2001 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये आपका 1999 में है। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा लाया गया था, आपने देखा होगा, ये 1993 से। मनरेगा नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की स्थापना कब की गई, 2000 में की गई थी। तो ये याद हो गया ना। कृषि श्रमिक वाला आपका चौथे में आ गया। स्वर्ण जयंती आपका 1999, रोजगार गारंटी आपका 1993 और ग्रामीण वाला आपका 2000 में। अगला देख लेते हैं, भारत वर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था उदारीकरण की एक समाहित अंग है, सही है बिल्कुल। इसमें प्राप्त आय द्वारा घोषित नीति के अनुसार, नहीं भाई ये गलत है आपका, इसमें प्राप्त आय ये गलत हो गया। तो आ गया ना समझ में, ये आपका गलत है। आगे वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं, BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, ये आपने देखा होगा रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण से है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, इसमें आपने देखा होगा जो कंपनी है वो डूबती है उसको क्या करती है, देखती है। अब अगला देखते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो आपने देखा होगा निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए सेज बोला गया था। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर पूछे, निर्यात प्रशासन फ्री ट्रेड, ठीक है ना। तो 1 जुलाई 1999 से चीन की तरफ फ्री ट्रेड जोन घोषित किए गए थे। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1965 में की गई कृषि वर्ष मूल्य की स्थापना। आ गया। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2002 से 2007 की
इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन चूँकि आपका बहुत पुराना है। अगला देख लेते हैं, इंटीपोर्ट व्यापार से संबंध क्या है? आयात निर्यात से संबंधित वस्तुएं हैं। ठीक। अगला देख लेते हैं, भारत में चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश कौन सा है? जर्मनी है। भारत सरकार बजट घाटे का स्रोत सहाय है, इसमें आपने देख लिया होगा, ये आपका कैसा है? सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार का जो व्यय होता है दो होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है राजस्व व्यय और कौन सा है आपका? पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को दो भागों में बांटा है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है ना। व्यय का वर्णन आपने देखा, ब्याज हो गया, रक्षा हो गया, आर्थिक सहायता हो गया, अन्य योजना हो गई। ठीक, ये सब आते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आयरन अधिकार। देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपने देखा होगा, स्वर्ण पेपर मतलब पेपर गोल्ड का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्पेशल ड्राइंग राइट। 1971 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत 5 बड़े बड़े रुपयों को शामिल किया, जैसे डॉलर, मार्क, एन, पाउंड और स्टर्लिन। आ गया समझ में? हाँ। ठीक। अगला देख लेते हैं, कौन सी विपणन संस्था नहीं है? तो कौन सी आपकी? सेल। ठीक। देखो, सेबी विपणन संस्था आप समझ रहे हो ना, यानी विपणन संस्था जो आपके निजी गवर्नमेंट सेक्टर से, जैसे नाबार्ड, सिडबी और आपका सेबी। सेल ये महारत्न कंपनी है आपकी। ठीक है, ये कंपनियां नहीं है, ये आपकी बैंक है। रिजर्व बैंक के अनुसार ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक रेपो दर को नियमित करता है? तो कौन सा है? आरबीआई। ठीक, रेपो दर। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक हिस्सा है? तो ये हमें लेटेस्ट देखना पड़ेगा। चलिए, भारत में नाबार्ड पुनः वित्त बैंक उपलब्ध नहीं कराता है, तो ये आपने देखा होगा, निर्यात बैंक को नहीं कराता, अनुसूचित बैंकों को कराता है रुपए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक को कराता है। देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? आपके मुंबई में है। चलिए, आ गया। ये 3 बैंकों को आपने देखा होगा, कौन कौन से बैंक है? जैसे राज्य भूमि विकास बैंक आ गया, राज्य सहकारी बैंक आ गया, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आ गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि को क्या करती है? धन मुहैया कराती है। ठीक। अगला देख लेते हैं, ये भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। शेयर बाजार से देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन में कौन सा सही है? यानी कि आपने देखा होगा WTO। WTO का पुराना नाम क्या था? गैट था। तो यह 1 जनवरी कौन सा? 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। यह उत्पत्ति बहुउद्देशीय व्यापार समझौते उरुग्वे के दौरान, नहीं भाई, ये आपने देखा होगा पहले गैट था। ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एटैक, इसका व्यापार, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। देखिए, ये गैट दिया हुआ है, पूर्व में लंबी 1900। ठीक। चलिए, अगला देख लेते हैं, भारत में निर्यात सर्वाधिक, ये अमेरिका का है। क्वेश्चन ये पुराना है। अगला देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित। देखिए, 2000, ये मैं सेट पर करा रहा हूँ, मेंस का है, प्री वाला नहीं। 2016 मेंस का है, यूपीपीसीएस का। और मैंने अभी तक देखा था, जो पुराने वाले क्वेश्चन नहीं है, कहीं ना कहीं यही सब पूरा रख देता है आपका। जितना भी मेंस का उठा के प्री में रख देगा, प्री का उठा के मेंस में रख देता है। यही करता रहता है, बस सनों का हेरा फेरी करता है। कुछ क्वेश्चन इस सन से उठा लिया, कुछ क्वेश्चन उस सन से उठा लेता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो ये सीट में करा रहा हूँ आप बिल्कुल इसको करते रहिए। इससे मैं पूरे 50 सेट पेपर कराऊंगा, इसके पूरे ओल्ड ईयर ही रहेंगे, और घटना चक्र का सॉल्यूशन मैं अलग करा दूंगा। चलिए, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से आपने देखा ऊर्जा रूपांतरण और यहाँ पर व्यक्ति, उष्मा से वैद्युत ऊर्जा, आपने देखा ये किस में है? सौर सेल में। ठीक। पैनल आता है, गर्मी लगती है, यहाँ से हम लोग डीसी को क्या करते हैं? बैटरी में जनरेट करते हैं। वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि, ये लाउड स्पीकर होगा आपका इसमें। ठीक। आ गया। द्रव्यमान से ऊर्जा आपका किस में रहता है? आपका नाभिकीय रिएक्टर में रहता है। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ईंधन दहन आ गया। ठीक। तो मिलाने वाले आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना। हृदय अवश्रव्य ध्वनि पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। अभी बता देंगे कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनि की गति गैस में, द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये गलत है, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, स्टील में। मैग नंबर से ध्वनि की बिल्कुल सही। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 से अधिक होती हैं। देखिए, अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे हमें सुनाई नहीं देती हैं, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से अंदर से होती हैं। ठीक। अब
एक चीज़ समझिए, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आ गया समझ में? ये मैक संख्या से आपने देखा होगा अधिक होती हैं। आ गया? श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और एक होती हैं पराश्रव्य तरंगे। एक जो हर्ट होती है उनको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक, आ गया समझ में? तो ये अवश्रव्य तरंगे हो गई। एक होता है ये तरंगें क्या होती हैं? श्रव्य तरंगे, जिनको हम लोग सुन सकते हैं। तो हम लोग कितनी तरंगों को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सुन नहीं सकते ना हम लोग। अब ये देखो, अवश्रव्य तरंगे को नहीं सुन सकते और आपके पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकते। अगला देख लेते हैं। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड में कई प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं। इसका क्या होता है? स्ट्रोबी प्रभाव होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग करके देखना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका सिल्वर, ये आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं लगता है। ठीक है ना। मैग्नीशियम एक धातु है जिसके आपने देखा डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट है ना, इसका मिश्र धातु के बनाने के लिए होता है। ठीक, आ गया ना समझ में? चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, वनस्पति विज्ञान। शाकनाशी उपयोगी पौधों के बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, यानी शाकनाशी जो आपके सब्जियों को नाश करते हैं, ये सही है। ठीक, अपतरणों तथा फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों में अवशोषित होते हैं, ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शाकनाशी। देखिए, वे पौधे बिना बोए उगाते हैं, उन्हें फसलों को साधारणतः वांछनीय हानिकारक उन्हीं को नष्ट करने के लिए शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में? ये शाकनाशी पौधों को बिना नुकसान पहुंचाने अपतरणों को नष्ट कर देता है। आ गया ना समझ में? ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, मानव चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो आपने देखा होगा कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल आपने देखा है, ये आपके विटामिन डी आपकी रोग होता है, सही है। नायसिन, ये निकोटीन की कमी से होता है, इसे पेलाग्रा रोग हो जाता है। कोबालमिन B12 होता है, इसकी कमी से रासायनिक दोष, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। रिबोफ्लेविन आपने देख लिया, ये कहाँ? विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, तो आ गया ना समझ में? चलिए ये देख लीजिए आप लोग, कैल्सीफोराल विटामिन डी की कमी से रासायनिक नाम है। नायसिन आपने देखा, ये निकोटीन है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। कोबालमिन ये विटामिन B12 का है। ठीक, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रिबोफ्लेविन अर्थात B12 की कमी से होता है और यहाँ पर रूखापन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कौन सा है? क्लोरोफार्म और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, निश्चेतक मतलब बेहोशी के लिए होता है। ठीक, आ गया समझ में? अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखो, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वो कौन सा था? तो ये मटर में किया था। ठीक है ना, मटर में। आ गया ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, इनको आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। आनुवंशिक, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक, और इसके संस्थापक कौन? ह्यूगो डी ब्रीज है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित में से विचार करिए और सही क्रम करिए। तो आपने देखा होगा एक कैलेंडर वर्ष में जो विश्व अल्जाइमर रोग है, पहले तो हमें एड्स दिवस आपने देखा 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। चूँकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, तो 7 अप्रैल को मना देते हैं। अल्जाइमर दिवस आपने देख, कुष्ठ रोग दिवस आ गया ना, कुष्ठ रोग दिवस आपके कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, आ गया ना समझ में? चलिए इसमें देख लेते हैं, कुष्ठ रोग 30 जनवरी आ गया। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल आ गया। उसके बाद अल्जाइमर दिवस, देखिए जो अल्जाइमर दिवस है 21 सितंबर को मनाते हैं और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। याद हो गया ना? चलिए, तो ये कब मनाते हैं? आपके 21 सितंबर को, 21 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोक्रम अर्धचालक पदार्थ से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में इलेक्ट्रिक डायोड बनाया। इस उपयोगिता में कौन सा है? आपका प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाला विटामिन है हीनता से लड़ने वाले
गोल्डन राइस, ठीक है ना, गोल्डन राइस ये चावल का है उपयोगिता के लिए जिसमें दाने को प्रचुरता होती है। कौन सा? बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए उगाया गया। अब हालांकि सरकार ने इस पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर देखें 96, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी नहीं है? तो कौन सी है? पिनाका, देखो पासवर्ड भी है, मोडेम भी है, लॉगिन है। जिस भारत रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT ने EHFC 234 के हेल्प किया वह कौन सा है? CFC टोलो। पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी इक्वल आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे जैव विविधता का नाश का कारण है, तो कौन सा है? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों पर पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वो कौन सा है? तो भोज आइलैंड, ये आपने देखा होगा, ये कहाँ पर है? MP में। अभी भोज वेटलैंड में नौकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो नौकाएं नहीं होती हैं, नौकाएं चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुखाना झील ये नहीं है आपकी। चिल्का झील उड़ीसा, पिचोचा झील कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। अगला देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय क्या कहलाता है? इकोटीन कहलाता है, इकोटोन। आ गया ना समझ में? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की जो आपकी संकल्पना किसने किया था? AG टाम्फले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र आ गया ना समझ में? अब देखो इकोटोन दो बायोम के मध्य संक्रमणकालीन या अधिव्यापन क्षेत्र है जिसमें दो बायोमों के जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं। यानी कि हमने देखा यहाँ पर ये इकोटोन क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपके राष्ट्रीय पार्क है और यहाँ पर भी राष्ट्रीय पार्क है। आ गया ना। अनुक्रमण या सेशन उसे कहते हैं जिसमें एक जैव समुदाय का एक कालांतर से दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जबकि चरम अवस्था में क्लाइमेट एक प्रजाति दूसरे अनुक्रमण के साथ मंद पड़ जाता है और धीरे धीरे प्रजाति क्या हो जाती है? निश्चित रूप को प्राप्त कर लेती है। अगला देख लेते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे? इसमें आ गया ना क्वेश्चन आपका। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय क्या कहलाता है? आपका इकोटोन। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? देखिए रेड डाटा बुक ये आपने देखा विलुप्त प्राय जीव जंतुओं क्या करती है? सूची जारी करती है। स्थापना कब होती है? 1948 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, विश्व वन्य जीव कोष स्थापना 1961 में हुई, बिल्कुल सही है। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपाइनोसोमिया रोग से, बिल्कुल सही है। यूकेलिप्टिस उसको सूख लेता है पानी को, इसलिए इसको दुश्मन बोलते हैं, यानी पर्यावरण का वाहक नहीं कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा जल जीव कलकत्ता में स्थापित है, नहीं भाई ये गलत है, तो इसमें पहला और दूसरा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बड़ा जीवशाला कहाँ पर है? आपके मुंबई में है, ठीक। तर्कशक्ति परीक्षण ये आपका पहले आता था, अब नहीं आता, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो हम 2011 के अनुसार देख लेंगे। महिला साक्षरता कुल साक्षरता कितनी है? 67.70, जिसमें पुरुष साक्षरता आपकी कितनी है? 77.3 और महिला साक्षरता 57.2 है। यानी क्वेश्चन हमारे ये रहेंगे, बस हम अब आज के डेट से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2011 में महिला साक्षरता कितनी है आपकी? 57.2। पूरी जनसंख्या कितनी है? 67 उत्तर प्रदेश में प्रथम शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इलाहाबाद में, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना है। आ गया, ठीक। सबसे अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो कौन सा है? बिरहा है, ठीक। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा आ गया? बिरहा। उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश का अग्रणी है, तो आपने देखा होगा अग्रणी कौन किसका है? गेहूं का उत्पादन है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में वनों का, तो ये वन है, तो हम इसमें 2011 की रिपोर्ट देखेंगे। ये इंडियन, ये 2015 का है, तो ये इसको रहने देते हैं। उत्तर प्रदेश मैं अभी करंट डिस्कस कर दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। उत्तर प्रदेश, इसमें देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल आगत प्राप्तियों को 55 में प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? व्यापार कर से होता है। सबसे बड़ा स्रोत आज भी है और पहले भी था। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में सबसे अधिकतम योगदान किसका है? चीनी का है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस
धार्मिक समुदाय को उत्तर में तीसरा प्रमुख स्थान है। हिंदू 79.3 19%, और यहाँ पर क्या है 32%। ठीक है ना। आ गया। अब क्वेश्चन आ जाए TFR। ठीक है, वर्ष 2000 घोषित में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख शकल 2000 का 2.1 करना है। कब तक? 2016 तक। तो इसको रहने देना। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 2016 में आ गया ना समझ में। ठीक, इसमें रहने देते हैं हम लोग, ये करंट पढ़ेंगे। अब मैथ आ गई, मैथ को नहीं वो करना है, बाकी आप लोग लगा सकते हैं, CSAT में आपके काम आएगी। चलिए विविध वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? तो कौन सा है? पाल FLV रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 143 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो आपने देखा होगा शिमला समझौता कब होता है? 1972 में होता है। 1972 में शिमला समझौता होता है। भारत सोवियत संघ के मध्य 1971 में। ठीक है ना। ये देखिए इसमें भी दिया हुआ है। फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। ताशकंद समझौता आपने देखा 1966, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? मोरक्को। मोरक्को एटलस पर्वत नहीं है। एटलस पर्वत आपने देखा दिया तो है ऊपर, लेकिन यहाँ पर मोरक्को में नहीं आता है एटलस पर्वत। ये ट्यूनीशिया अल्जीरिया के साथ फैला हुआ है, अकेले नहीं है। ठीक, अगला देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपने देखा होगा जो खाद्य के संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? इटली रोम में है। बाकी सबका मुख्यालय इंडियन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब देख लेते हैं वाद्य यंत्र। देखिए शिव प्रसाद शर्मा क्या है आपके, ये क्या बनाते हैं? संतूर बजाते हैं। हरप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। असद अली खां ये आपके रुद्रवीणा बजाते हैं। प्रमोद गायकवाड़ ये सुंदरी नृत्य करते हैं। आ गया। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिस वित्तीय, तो कौन सा है आपका? ये विश्व बैंक आता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? खेजरी दिया होगा, इसमें खेजरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149 नंबर, और ये आपका बिहू कहाँ पर है? आपके असम में है। बिहू कहाँ पर है? असम में। ओणम निवात सभी को मालूम होगा, केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। बैसाखी महोत्सव आपका पंजाब में। तो पहला ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर देखते हैं 150। असम ये राष्ट्रीय उद्यान है। असम में आपने देख लिया होगा कौन सा है? काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क हो गया। कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? MP में। उत्तराखंड में आपके क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना, और आयोग ये 2016 ना समझना, बस ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। हम डेली एक सेट पेपर आपको भेजेंगे और बहुत अच्छे से आपको सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।